हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अपन ने जो है पिछली क्लास में जो है कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो पढ़ा था। अब जो है अपन उसके आगे का पार्ट करते हैं और वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो टॉपिक शुरू होने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो डी ब्रोगली है उसने ये टॉपिक में जो है किन किन बातों का जिक्र किया। तो सबसे पहले जो है अपन मैटर वेव्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये मैटर वेव्स जो हैं ये क्या है, और उसी से रिलेटेड जो है वो अपने डी ब्रोगली का सिद्धांत था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा मैटर वेव्स के बारे में लिखवा देता हूँ। विजिबल है कि मैटर वेव्स, ये मैटर वेव्स होती क्या है? देखो, सबसे पहले जो है ये एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए कि कॉम्पटन हुआ, एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। इनमें जो है वो ये पार्टिकल नेचर का समर्थन करते हैं। अरे किसका नेचर, किसका समर्थन करते हैं? पार्टिकल नेचर का। कि भाई जो आपका ये माना गया कि कोई भी जो मैटर पार्टिकल, अरे कोई भी मैटर पार्टिकल जो है उससे रिलेटेड उसकी ड्यूल नेचर होगा। ड्यूल नेचर कौन सा? एक तो पार्टिकल नेचर होगा और एक उसका वेव नेचर होगा। इसका मतलब हर जो कण जो है उससे रिलेटेड एक क्या होगी? वेवलेंथ होगी। अरे तरंग होगी तो वेवलेंथ होगी ना। तो ये जो है ये डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला था। तो उससे पहले जो है अपन थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं और फिर डी ब्रोगली वाली बात पे आते हैं, है ना। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन्ड बाय एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। बट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। तो लुइस डी ब्रोगली, है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है भाई। किसका नाम है? तो लुइस डी ब्रोगली said that every matter particle have a associated wave which have wavelength lambda। क्या बोला कि कोई भी जो आपका मैटर पार्टिकल है, ये मैटर पार्टिकल से मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब मैटर पार्टिकल ही है। मैटर का मतलब क्या? पदार्थ, है ना, द्रव्य। तो ये जो है आपका कोई भी जो मैटर पार्टिकल है, आपका जो मैटर पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड क्या होगी? एक वेव होगी, उसकी एक वेवलेंथ होगी। अरे हाँ या ना, ये वाली बात। और ये जो है ये देखो, ये ऊपर वाली दो लाइनें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्जाम में ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? कि आपको पीछे की पिक्चर क्लियर हो कि हमने पीछे क्या पढ़ा है और वो क्या बताता है। ये दो लाइन में आपको समझ में आ गया कि ये वो बात है, ये वो बात है, फिर आगे का आपको समझ में आता है। तो ये क्वांटम जो है वो आपस में रिलेट हो सके, इसलिए दो चार लाइनें एक्स्ट्रा लिखाई जाती हैं। समझ गए ना? चलो आगे। अकॉर्डिंग टू
क्या इसको मैं लिख दूँ आपका डी ब्रोगली, क्योंकि अगर डी ब्रोगली के नाम से भी आ जाएगा तो तुम छोड़ के आ जाओगे, है ना। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ए पार्टिकल which have momentum p then, जहाँ भी आपको लगे ना कि थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड हो गई तो मेरे को बोल देना प्लीज, है ना। मैं अपन क्या है उसको और ईजी कर लेंगे, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता रहता कि हार्ड हो गई या ईजी हो गई। लेमडा बराबर एच बाई पी, ये हो गया आपका एक नंबर। कभी यही कहना चाह रहा है, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, समझ गए ना। फिर देखो ये आपका पी, तो आप लेमडा बराबर आपका एच बाई आप इसको एम वी भी लिख सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी क्या है, वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी क्या है आपकी वेलोसिटी, अरे हाँ या ना, ये वाला। अब इसके बाद है इफ, मैं लिखूं इफ पार्टिकल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी ही है तो आपका क्या हो सकता है, तो तो ई बराबर क्या होगी, 1/2 mv²। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये ई बराबर आपका क्या हो सकता है, ऊपर नीचे एम से गुणा कर दिया तो एम वी का स्क्वायर अपॉन आपका 2m, ई बराबर क्या हो जाएगा, p² बाई 2m। तो p का मान कितना हो जाएगा 2me, ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, पिछली बार मैंने खूब बताई है। अरे हाँ या ना, तो सही है। पुट वैल्यू, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम, अरे फ्रॉम 2। तो यहाँ से देखो फिर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा लैम्डा बराबर आपका एच बाई आपका √2m e, ठीक है, ये वाला और ये वाला भी रिलेशन भी आपको याद करना है। इफ इफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाई वोल्टेज v, यदि कोई चार्ज पार्टिकल है आपका और उसको जो है v वोल्टेज से एक्सेलरेटेड किया गया है ना, तो फिर देखो एनर्जी आपकी क्या हो जाती है उस केस में, जब कि आपका एनर्जी जो होती है वो चार्ज पार्टिकल है तो क्यू ई हो जाती है, अब ये पता है ना। तो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, देन ई बराबर क्या हो जाएगी क्यू वी, ये बात भी याद रखनी है। अरे हाँ है ना, सही है। फिर यहाँ इसके बाद देखो कि लेमडा बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन ये आपका 2m और ये आपका क्यू वी, सही है यहाँ तक। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5, मैं यहाँ पर एक बात लिखना चाहूँगा कि वेयर वी इज वोल्टेज, क्योंकि तुम इसको वेलोसिटी पढ़ लोगे नहीं तो। अरे हाँ या ना, तो ये वी क्या है वोल्टेज और ये वी क्या है वेलोसिटी, अरे समझ में आ गया ना, ये वाली बात है, ठीक है। अब आगे चलो, है ना, ये देखो फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये कैलकुलेट करें तो देखो एच का मान कितना 6.6, तो एक नंबर दे दूँ क्या ऐसे। अच्छा ये काम क्या आएगा, क्या सर ये पेपर में पूछी जाएंगी ये आगे वाली बात, नहीं नहीं पूछी जाएंगी। फिर क्यों करा रहे हो, तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी टफ हो जाता है, और न्यूमेरिकल जब आपका टफ हो जाता है तो फिर आपसे सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जो है आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बना के दे दूंगा जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, और आपको जो है प्रिटेंड करना है कॉपी में कि हमने सोल्व किया है और हमने जो है 8-10 लाइनों में सोल्व किया है, तो वो तुम कर ही दोगे इधर उधर घुमा के, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि वो आपसे कैलकुलेशन बैठेगी नहीं, और बैठेगी नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, और ये न्यूमेरिकल आता है, इसलिए कुछ जुगाड़ बता दिया जाए, सही है ना। चलो, तो ये आपका 6.626 × 10⁻⁻34 और जूल है और सेकंड, और आपका ये यहाँ पर और क्या चाहिए, मास चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये एक काम और भी कर सकते हो तुम चाहो ना तो इस मास को अपन m0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं m0, क्यों, क्योंकि रेस्ट मास,
चाहो तो, है ना। वैसे अगर तुम्हें ये भी पता लग रहा है कि ये एम रेस्ट मास ही है तो फिर एक ही बात, है ना। तो एम नोट लिख लो ना इसको, अपन सारा ही एम नोट लिख, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से, है ना। वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए। क्या हो जाए? डिफरेंस क्रिएट हो जाए। सही है। और ये वाला, बाकी कोई नहीं। ये हो जाएगा अपना 9.1, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि देखो इनमें ये वाला केस भी बनता है, तो उसमें फॉर्मूला ये आता है। अब फिर कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, है ना। मैं ये वाला भी तो पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं इसलिए वो उसको एम नोट लिख, है ना। बाकी अदरवाइज कोई मनसा नहीं थी कि उसको लिखा जाए एम। ये आपका कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31, और यहाँ पर आपका केजी। सही है, यहाँ तक बात। अब देखो ये अगर ये सब कैलकुलेट करो तो लैम्डा ना, क्या आपका हो जाएगा, देखो 6.66 इंटू 10⁻34 अपॉन, क्या आपका हो जाएगा 2, और एम, एम कितना है, क्यू का मान कितना है 1.6, अरे आवेश कितना है, ये एम का मान 9.1 इंटू 10⁻31 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, बच गया क्या, गया सिर्फ वी। वोल्टेज का नहीं पता ना, तो न्यूमेरिकल में देगा आपको ये वाला। अगर ये सब कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 31 और 19 हो जाएंगे, 38 48, 24 12 जाएगी, 24 जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 बच जाएगी उसमें से, है ना। यानी कि आपका मोटा मोटा 10⁻−10 तो बचेगा, मीटर के ऑर्डर का बचेगा, ये भी पक्का है ना। और ये जब पूरा सोल्व करोगे तो आएगा 12.27, तो कितना आएगा 12.27, और ये रूट वी। अब देखो पेपर में आपको सिर्फ रूट वी का मान मिले, वी का मान मिलेगा, वी का मान रखोगे और गुणा भागा हो गया ना, बिल्कुल आसान। नहीं तो आप ये सब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती, और ये सब आपके लिए मैंने कर दी है। तो आपको फिर ये जो है इसको आप लिख सकते हो 12.27, और ये आपका एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग है ना, 10 10⁻10 को क्या लिखते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग, और ये आपका रूट वी। अरे बोलो हाँ या ना, है ना। इसी प्रकार से मैं कर देता हूँ आपका फोर, बोलो, फोर प्रोटोन, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन मत लो, सबके लिए करवा देंगे एक साथ, है ना। फिर या ज्यादातर किसके बारे में पूछता है, वो प्रोटॉन के बारे में पूछता है, उसको कुछ ज्यादा ही लगाव है प्रोटॉन से, है ना। अपने को कोई कुछ खास लगाव है नहीं प्रोटॉन से। ये देखो, तो प्रोटॉन आपको पता है पी होता है, उस पे मास कितना होता है अपने को वही बात है। एच का मान तो अपने को पता ही है, ये तो हमने देख ही लिया, और ये तो जब चैप्टर शुरू हुआ तब से ही देखते आ रहे हैं, है ना, ये वाला। अब आता है एम नोट की बारी। एम नोट अपने को पता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और आपका जो है क्यू जो है वो ये फिक्स ही है 19 गुलाम। अब तुम ये मत कहना कि सर ये नेगेटिव हो पॉजिटिव, देखो वेवलेंथ का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मोड वाली वैल्यूज समझ गए ना। चार्ज तो क्यू ही है ना, ये वाला, है ना, ये वाला। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो आपका लैम्डा जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34, और अपॉन ये हो जाएगा आपका 2, और ये आपका 1.672 इंटू 10⁻27 इंटू, है ना, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, और ये गुणा, सही है। यहाँ से लैम्डा का मान जब कैलकुलेट करोगे आ तो रहा है ना, ये जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो 27 और 19, 27 और 19 46 हो गई क्या, 46 को बाहर जाएंगे तो 23, 23 ऊपर जाएगी तो 11, 10 में कितनी बच रही है -11। जब देखो 10 बची थी तो ये 12.27 है था, तो मतलब 10 बचेंगी तो वो एक पॉइंट उधर खिसकना चाहिए ना, तो कुछ वैल्यू आएंगी, और वो आएगा 2.86 इंटू 10⁻10, और यहाँ पर कितना रूट वी, तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 0.286 एंगस्ट्रोम अपॉन रूट वी। अरे बोलो हाँ या ना, हमको ये भी याद करना है, ठीक है। आगे चलो, 4 अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है,
अल्फा क्या होता है? नहीं पता? 2 हीलियम 4 क्या होता है? ये जो 2 हीलियम 4 होता है ना, ये अल्फा कण होता है। क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। अब अगर गुड़िया तू भूल गई ना, फिर देख लेना, है ना। और ये यहाँ पर कितने हो गए? 2 प्रोटॉन। यहाँ पे कितने हो गए? 2 प्रोटॉन। और इसमें कितने हो गए? 2 न्यूट्रॉन। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब आपका मास एम नोट क्या हो गया? एम नोट हो गया। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक जैसा सही होता है, इसलिए मैं 2 प्रोटॉन की जगह 2 न्यूट्रॉन भी लिख सकता हूँ, सेम सही होता है। 1.672 और 1.675, है ना, पॉइंटों का फर्क चलता है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन लगभग आपका 4 प्रोटॉन। सही है ये वाला। और ये आपका हो जाएगा 4 × 1.672 × 10⁻⁻27, और ये आपका केस, है ना। ये देखो, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 6 चौक 24, 2 26 और 6। अरे सही लग रहा है क्या? ये वाला ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब आ गया क्यू, आवेश का मान। लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने हैं? आवेश तो सिर्फ प्रोटॉन पे होता है, कितने हैं? 2। तो आवेश भी कितना होगा? 2e। अरे कितना होगा? 2e ने 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, कितना हो जाएगा? बोलो। एच का मान तुम्हें पता ही है, तो पता है ना। अब भी अगर तुम्हें एच का मान याद नहीं हुआ ना, नरक में जाओगे तुम, पाप के भागीदार हो। समझ गए ना? ये वाला। उसके बाद तुम्हें फिर मैं एक बात बताऊं, तुम अपने बच्चे हो इसलिए बताऊंगा मैं तुम्हें, है ना। ये वाला। अब ये लैम्डा, ये वाला 6.626 × 10⁻−34, ये वाला। ये 2 × एम कितना? 6.688 10⁻−27, 3.2 × 10⁻क्यू का मान 19, और यह वापस रूट है, ये आ जाएगा 2 से जस्ट 1 ज्यादा। हो गया 101। तो गुण है 101, है ना, ये वाला। तो ये आपका, ये हो गया आपका अल्फा, है ना। आगे चले। मजा आएगा, हिमांशु अभी पिटेगा, है ना। ये क्या है? न्यूट्रॉन। फॉर्मूला क्या है? लैम्डा बराबर H2m⁴ अरे हाँ या ना? एच का मान कितना हो गया? ये तो बताने की आवश्यकता है, बार बार बता दिया। हाँ। आवेश क्या हो गया? न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो क्या वेवलेंथ इनफाइनाइट हो गई? क्या? मैंने बताया था नहीं, हिमांशु अब पिटेगा, मेरे को क्या पता है। सोचो। मैं करा दूं? हाँ, मूर्खो, देखते तो हो नहीं ढंग से। क्या लिखा था मैंने यहाँ? इफ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज है नहीं है, तो फॉर्मूला चेंज कर दे, ये लगा दे। मूर्ख। लैम्डा बराबर आपका ये फॉर्मूला ना लग के आपका वापस आपको 2m ही लिखोगे आप, 2m0 E ही लिखोगे, है ना। अब E क्या है? E कैसे आएगी? E एनर्जी उसकी केबीटी की फॉर्म में आएगी, केबीटी के। जैसे मान लो कि क्लासिकली मान लो कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो उसका कुछ टेम्परेचर दिया गया, तो उसकी जो एनर्जी है वो केबीटी की फॉर्म में आ सकती है ना। तो आप E की जगह क्या लिख सकते हो? केबीटी। अरे हाँ या ना? जैसे आप E की जगह 3/2 केबीटी भी लिख सकते हो, 3 डायमेंशन के लिए, है ना। तो आपके 3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 केबीटी भी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो वो एक अलग केस है, वो पेपर में क्या देता है ये उस पर डिपेंड करता है।
डोंट वेरी, आर यू ये नहीं पूछेगी। ओके, पर थिंक अबाउट गेट वो पूछ लेते हैं ना, इसलिए बता दिया गया आपको। सही है। अब देखो तुम, ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, ये देखो सारा पका पकाया माल, है ना, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, अब इन सब में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। बट एक समस्या है, एक समस्या है कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब आपका पार्टिकल जो है वो लाइट वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे मूव कर रहा है ना। क्या ये बात पूर्ण रूप से सत्य है? हाँ बिल्कुल है। बट इससे भी थोड़ा एडवांस तरीका क्या हो सकता है कि आप ये देखो कि जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी, कोई भी पार्टिकल की जो रेस्ट मास एनर्जी क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, वो उसको जितनी एनर्जी मिली है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अरे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। चलो मैं ये बात लिखवा दूं, और इस बात को तुम समझोगे नहीं अभी, पर मैं तुम्हें आफ्टर 7.5 मिनट में समझा दूं, ठीक है। ये देखो, ऑल अबोव फॉर्मूला इज वैलिड फॉर 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 ए केस if rest mass energy is greater than greater than आपकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ये तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या फिर अपन जो बाहर से दे रहे हैं सिस्टम को, है ना, जो जैसे पार्टिकल को जो बाहर से दे रहे हैं ई, है ना, असिलरेटेड भी बोल सकते हो। अरे क्या बोल सकते हैं? असिलरेटेड, है ना। तो वो जो आपकी जो एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर एक ही बात, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि ये कहना चाह रहा है कि आपको एम नॉट सी स्क्वायर, यानी ये रेस्ट मास हो गई, ये आपकी ऑलवेज 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 बड़ा ही होनी चाहिए पीसी। पीसी भी एक एनर्जी है। अरे हाँ या ना? अगर ये वाला केस है तो फिर मामला ठीक है ना। पर देखो, आपका केस ये है, ये वाला, देन देन पार्टिकल मोशन इज, है ना। तो आपका देखो लैम्डा बराबर आपका क्या होता है, एच बाई आपका टू, क्या आपका एम नोट, क्या आपका, और इसको इक्वेशन और क्या बोल दो, पीछे तक क्या चल रहा था गुड़िया? तो चल रहा था, ओह यही नहीं अपन, 3 5, फिर बस, ओके। तो ये हो गया आपका 6 नंबर, कितना हो गया? 6 नंबर, ठीक है। हालांकि इस इक्वेशन को मैं पहले 1 नंबर दे चुका हूँ, पर फिर भी, है ना, ये वाला। अब देखो दे फ्रॉम मोशन, ये आपका
ये पढ़ा है ना गुड़िया? मैंने ही पढ़ाया था, मना मत करना ना। अगर तुम जैसे मना कर दोगे तो तुम्हारे नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। पढ़ाया था ना? हाँ, ये वाला तो ये रिलेटिविटी मैंने उस समय भी बताया था ना, इन रिलेटिविटी मोशन तो बताया था। हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा, है ना? अगर ऐसा फॉर्मूला है इसका मतलब ई का मान आपका ये हो सकता है। अरे सही है। अगर यहाँ से ये वाली बात है तो देखो चीजें और भी हो सकती है कि अपन जो है ये वाले रिलेटिविटी मोशन में काम में ले सकते हैं। इसको अपन लैम्डा बराबर जो है वो अपन जो है h/p लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? मेरा मन कर गया, मैंने इसको HC और PC लिख दिया, दोनों तरफ CC से गुणा कर दिया। कोई फर्क पड़ गया क्या? अरे बोलो, बोलो बोलो, कोई फर्क पड़ गया? फर्क अभी पड़ेगा। ये ई स्क्वायर, ये हो गया ई स्क्वायर माइनस m0c4 बराबर आपका p स्क्वायर c। सही है? क्या तक सही है? ये हो गया आपका PC बराबर आपका ई स्क्वायर माइनस आपका m0 स्क्वायर और आपका c। अरे बोलो हाँ या ना? मैंने वैल्यू पुट कर दूं, तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे बोलो। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर c, है ना? रूट लगा दिया, हाफ लगा दिया मैंने, ठीक है? ये वाली बात। अब ये भी मुझे बढ़िया नहीं लग रहा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, a माइनस बी का, ओह ये वाला समझ में आया? छोटी क्लास में पढ़ा है ना तुमने? पढ़ा है नहीं पढ़ा? एक बार मना करके बताओ फिर मैं बताऊंगा। पढ़ा है? ऐसा। ये ऐसा ही तो है, क्या हमने कुछ गलत लिख दिया? और देखो, जो ई आपकी टोटल एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है? मैं लिख दूं वी नो डैट। हालांकि ये लिखना पड़ता है और तुम जानते नहीं हो क्या है ना, तुम भावुक होने की आवश्यकता है ना, तो पहले से ही ज्ञात है कि तुम्हें पता नहीं है, ठीक है ना? ई बराबर आपका क्या होता है? रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये बात मैं कम से कम हिमांशु को 20 बार बता चुका, फिर भूल जाता है ना? और ऐसा लिखते क्यों है ये भी बताया था सेकेंड ईयर में, अब तुम फिर भूल गए, है ना? याद करो, उसमें काइनेटिक एनर्जी की खूब सारी टर्म आई थी। फिर मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी की अब खूब सारी टर्म जो है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने को नहीं पता टर्म कितनी है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जब निकालनी होती तो क्या होती? टोटल में से रेस्ट मास तो काइनेटिक आ जाती। मैंने न्यूमेरिकल भी कराए थे, और तुम सेकेंड ईयर में पास हो गए हो और भूल भी गए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना? तो यहाँ से जो है अपन देखो रेस्ट मास का मान निकालें तो क्या आ जाएगा? ओह, यहाँ से अगर के का मान निकालें तो क्या आ जाएगा? ई माइनस m0। अरे बोलो हाँ या ना? सही लिखा हूँ ना मैं? इसको इक्वेशन नंबर 10, 10 या नो? तो 10 इसको दे दूँ क्या? इसको दे देते हैं अपने 11। आजा, ये बढ़िया जुगाड़ है ना? ये वाला पुट वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन एन फ्रॉम 11। अरे बोलो हाँ या ना? अब देखो, ये आपका ये वाला HC। जैसे तुम्हें एक राज की बात बताऊँ, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊँ। यहाँ से देखो, ये वाला, ये के का मान हो गया ई माइनस, अरे बोलो हाँ, यहाँ पर ई का मान रखूंगा तो के प्लस m0c² तो 2m0 हो जाएगा ना? एक बार गौर करके देखना, समझ में आया तो बताना, नहीं आया तो भी बताना। तो ये जगह के और यहाँ पर था ई, तो ई का मान क्या है? के प्लस m0 है, और एक m0c² आगे है क्या? ये वाला। तो HC, ये भी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना,
अरे हुआ था नहीं हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा किस इस केस के लिए सत्य है, ये सत्य था, है ना। और उन्होंने घुमाया कैसा था, ये टू खा गए थे वो, एक दो ऑप्शन में, एक में ये टू खा गए, एक में सी खा, है ना। इसलिए तुम्हें ये याद रखना है। क्या सर इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं। फिर क्यों करा दिया? वो यही पूछ लेता है, और ये ऐसे नहीं पूछता जैसे करा है, वो न्यूमेरिकल बना के देता है। वो देता है कि एक पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ओह, आपेक्षीय गति कर रहा है। कौन सी गति? आपेक्षीय गति कर रहा है ना। और आपेक्षीय गति करता हुआ जो है उसको ये लैम्डा वेवलेंथ है उसकी, और तो फाइंड आउट, प्रूव डेट। तो फिर आपको कहाँ से करना होता है? पूरा नहीं करना होता, आपको सिर्फ ये लिखना होता है कि हम जानते हैं लैम्डा बराबर एच पी, सी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये कर दिया प्रोसेस, हो गया न्यूमेरिकल। मैंने यहाँ यहीं क्यों करा दिया? ताकि याद रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल तुम्हें ज़्यादा याद नहीं रहते हैं, और नहीं रहते ना, भूल जाते हो तुम, है ना। तो चलो, तो अब छापने की बारी आ गई ना, छाप लोगे ना आप? चलो छापो फटाफट, अच्छे बच्चों की तरह लिखो फटाफट। तब तक आप हमें एक किताब दे दीजिए, हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। चलें आगे। ये न्यूमेरिकल आपको वैसे ही करने हैं जैसे मैं कराऊंगा, इसमें आपको किताब को फॉलो नहीं करना है। हाँ, किताब से प्रश्न पढ़ो, करो मेरे तरीके से, नहीं तो तुम कैलकुलेशन में अटक जाओगे फिर। समझ गए ना? नींद आ रही है? तो आज तो अपन सारा पढ़ेंगे, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। गौरव के लिए सरप्राइज प्लान कर देते हैं। चलो, ये भी छापो भाई, छापो छापो।
आप हो? पढ़ तो रही ना गुड़िया इनको घर पे? ये ऊपर अभी तो बस स्टार्ट ही नहीं किया है। कर दिया ना, वेरी गुड। हेलो। चले भाई। क्या लिख रहे हो अभी इसमें से इतना? ये तो घर पे करना चाहिए तुम्हें, ये तो कराया जा रहा है तुम्हें। मुझे पता तुम नालायक हो। तेरे को तो याद हो जाना चाहिए अभी तक ये। नहीं हुए अभी तक? फालतू की चीजें मैं याद नहीं करता। इसको और कोई बातें याद नहीं है, इसको सिर्फ एक बात याद है। अभी मेरे को बोल रहा था कि थोड़ा जल्दी चलेंगे घर में, क्यों उल्टी वाली की सफाई करूंगा मैं। चले आगे। ये देखो। उतारो तुम उधर वाला, इतना मैं 1% लिख लेता हूँ ना। ये पर्सन नहीं लिखना है, बाद में लिखाएंगे ये ना। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। कितनी दे बोल रहा है? ए बराबर बोल रहा है आपका 1 किलो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बी ऑप्शन में बोल रहा है आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। दो टाइप से कैलकुलेट करना है, एक बार मानना है कि एनर्जी इतनी है, और दूसरी बार मानना है कि आपकी एनर्जी इतनी है ना। और मैं इसको अभी कर लेता हूँ कॉपी। कहाँ गया वो वाला? हम्म? हाँ। ये
हो गया? ओह! तेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है? ओहो! नहीं आ रहा तू? ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया भैया। हम्म, बस बहुत है। आ गया ना? यहाँ आ जाए, एक ही बात है। कहीं आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? लिख लिया? चले आगे? लो छापो। बचा हुआ तेरा? फटाफट लिख दो। इतना टाइम नहीं मेरे पास। छापो। ओह! अगला क्वेश्चन। ये है आपका कंप्यूट डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ corresponding corresponding to a 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन। एक ये हो गई है ना, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक और लिखा दे। हो गया? ठीक है। अब तुम कहाँ थे? ये हो गया था? हो गया ये? फटाफट छापो। पता है तुम्हें, पिछले 20 मिनट से छाप रहे हो तुम। 25 मिनट में पढ़ा दिया था मैंने।
चले आगे गुड़िया। तो क्यों? हाथ काम नहीं कर रहे? तो अभी तो तेरे करंट लगा ही नहीं है, वो तो तू बच गई। हम्म, लिया। बहुत धीरे लिख रहे हो तुम, क्या हो गया? इसके दिमाग में तो यही चल रहा है, बोलो कि अलमारियां मैं साफ करूंगा, गांड भाई से करवाऊंगा। हेल्प होती ना, उसको तो आज कोई मतलब नहीं है क्वांटम में क्या पढ़ाया जा रहा है। झाड़ू के लिए बोलेंगे तो मना कर दूंगा। पोछा मरवाएंगे तो बोले सिर्फ पानी लेके आऊंगा। सही भी है, पहले डिसाइड होना चाहिए भाई काम। चले आगे। हो गया। चलो, ये लो, मेरे को तो एक जगह और मिल गई, मैं एक प्रश्न और लिख लूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे। ये है आपका क्वेश्चन, ये थर्मल है ना, ये थर्मल न्यूट्रॉन एज स्पीड corresponding to the average thermal energy at the temperature T बराबर कितना, 300 केल्विन। ठीक है, फिर क्या है, कॉम्यूट इट्स डी ब्रोगली। बस 3 क्वेश्चन करेंगे अपन, करने को तो चाहे हजारों कर लो, तो फायदा क्या उससे, है ना। 3 में बना सारा मामला। किसी बच्चे को ज्यादा करने तो बता सकता है मुझे, ज्यादा करने बोला, हमें तो इतना ही नहीं करने हैं, यही गलत करा रहे हो आप। ला, तू भी आ जा भाई, तू आएगा नहीं, तभी होता है। तू भी रहने दे भाई। रहने दे, यही कर लेंगे हम। चलो, एक प्रश्न ये, और ये डब्बा किस खुशी में आया हुआ है? इसके बॉक्स वाला माल तो गायब हो गया, ये बचा हुआ है। बताओ। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, पहले है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। देखो, ए वाला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, है ना, आंसर ये वाला। और ये कह रहा है कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका 1 किलो इलेक्ट ओ, किलो को के लिख दूंगा तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो किलो को मैं 10 टू पावर लिख दूं ना, -3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो यहाँ पर हो गया 10 टू पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है मामला।
अब ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है ना, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी है ना, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है कि काइनेटिक है या कौन सी, पर एनर्जी इतनी है उसके पास है ना। अब जो देखो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है, एनर्जी होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो हाँ या ना, ये बताई थी, बता चुका हूँ ना ये बात। या 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने ये भी बोला था कि राजस्थान के सेट एग्जाम में आया था, जो एमएससी के बाद होता है ना, ऐसा बताया था। वो गत क्लासें जो तुम भूल चुके हो उनको याद कर लेना। अब ये 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं बोलूँ कि मेरे पास 511 रुपए, और हिमांशु बोले मेरे पास 1 रुपया, रातों रात खरीद लूंगा हिमांशु को मैं, है ना, अमीर हूँ। अरे हाँ या ना। तो अब इसके पास एनर्जी कितनी है, 511, और उसको उसके पास 511 तो रेस्ट मास है, और काइनेटिक कितनी मिल रही है उसको, सिर्फ एक। तो इसका मतलब कौन सी ज्यादा हुई, रेस्ट मास ज्यादा हुई ना। तो रेस्ट मास ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि भाई ज्यादा ही होनी चाहिए, ज्यादा होने का मतलब कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको लगे कि जैसे मान लो 1 की 277, 1 की 278, और तुम लोग सर हैं ज्यादा तो है, अरे वो तो सेम ही ऑर्डर की होगी, अरे हाँ या ना। पर ये उसकी लगभग 500 टाइम है, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब आपका रेस्ट मास एनर्जी जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी से क्या है, ज्यादा। अरे है नहीं है, तो केस कौन सा लग जाएंगे, पहले वाले। अरे बोलो हाँ या ना, समझ तो आ रहा है। ऊपर से तो मैंने क्या लिख दिया, ओह प्लस, ओह सॉरी, तो कांड हो जाता प्लीज। ओके ओके, अब सही है, अब सुंदर लग रहा है। हाँ, तो ये आपका ये वाला तो ज्यादा है ना एनर्जी। अगर ज्यादा है तो आपका लेमडा क्या लिखोगे आपका, और वही अपने वाला फॉर्मूला, 12.27 एंगस्ट्रॉन्ग। मेहनत मजदूरी करनी नहीं है। वी, अब वी कितना है, किस कौन सा उल्टा हो जाएगा, दिमाग कहाँ है तेरा। ये 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दे कितना रहा है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेस्ट में ज्यादा नहीं है मूर्ख। और वो के को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो अपन ने पढ़ा था कि के जो है वो क्यू, ये तो पढ़ा था, वो ई बराबर पढ़ा था अपन ने, एक ही बात हुआ ना, ई क्यू। अब आपको पता है कि यहाँ से देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये क्यू की वजह से आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो छोड़ दो, जो बचा हुआ जो है वो वी का मान है, तो इसका मतलब वी का मान कितना हो गया, 10 टू पावर, तो कितना हो गया गुड़िया, सही समझ में आ तो आ रहा है ना, 10 टू पावर 3, क्या लिखो, ये वाला, और इसको करो सोल्व। ओह, फिर माइनस लिखा जा रहा है ना, ये प्लस। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, बताओ, 30 या 900, 30 से गुणा करें 900 हो जाता है क्या, और 31 को 31 से करें तो, 32 को 32 से करें तो, 33 को 33 से करें तो इसका रूट जो है वो 1000 का रूट कितना आएगा, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 का रूट कितना आ रहा है, 3 3 9, और 4 16, तो 3.2 के आसपास आ रहा है क्या, 10 का। अरे बोलो, रूट 10 का रूट कितना आएगा, 3.2, हाँ तो 3.16 डिवाइड करो, भाग दो, कितना आ रहा है, 3 चौका 12, और लगभग 3.9 आ रहा है क्या, 3.9, बोलो, और 10 टू पावर -11 मीटर। लैम्डा का मान कितना आ जाएगा, 0.388 अरे बोलो हाँ या ना, ये हो गई वेवलेंथ, खत्म, एक पार्ट तो खत्म। जबकि बी क्या बोल रहा है वो देखो,
बी बोल रहा है कि आपकी एनर्जी कितनी है, कितनी है, ये के लिख दो या ई लिख दो, एक ही बात है ना, ये A1 मेगा इलेक्ट्रॉन, सही है। और इसका मतलब कितना हो गया, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से वोल्टेज का मान कितना आ गया, 10⁶। अरे हाँ या ना, ये जो मान होता है यही तो वोल्टेज का होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्यू का मान होता है ना, ई में जाता है जब, ये वाला। और आपको देखो अब एनर्जी कितनी दे रखी, कितनी दे रहे हो एनर्जी आप प्रोटॉन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को कितनी दे रहे हो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कितनी 10⁶ के ऑर्डर की, जबकि उसका रेस्ट मास किस ऑर्डर का होता है, रेस्ट मास किस ऑर्डर का होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम हो गए ना, है ना। ये एनर्जी जो मिल रही है उसको वो कम से कम 1000 गुना ज़्यादा मिल रही है। तो अगर ज़्यादा मिल रही है तो हम पार्टिकल कौन सी मोशन करेगा, रिलेटिविटिक। और जब उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Hc, है ना। और यहाँ पर आपका k, और k +2m0 है c²। देखो इसका Hc का अगर पूरा गुणा करके लिखते हैं तो 1240 आता है, कितना आता है, 1240 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आता है। याद कर लोगे ना ये Hc का मान। अच्छा, इसको कई किताबों में, जैसे मान लो कि अपनी किताबों में तो नहीं होता, कई जगह कई साइंटिस्ट इसको लिखते हैं 1240 फर्मी मीटर और मेगा इलेक्ट्रॉन, वो एक ही बात है। 10⁻⁶ इधर गुणा कर दो, उधर एडजस्ट करोगे तो वो फर्मी में चले जाएंगे, है ना। लेकिन मोटा मोटा Hc का मान ये होता है। अरे याद रह जाएगा, रह जाएगा। अच्छा ये वाला, तो ये याद कर लेना, देखो ये आंकड़े ना डायरेक्ट याद कर लेना, मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ऑलवेज फॉलो मी टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। ये के का मान कितना है आपका, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो पूरा ही लिखेंगे ना अपन, के चाहिए अपने को, और ये 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे हाँ या ना। और +2, रेस्ट मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन को, 511। तो कितना हो गया, डबल करेंगे तो, अगर इसमें से भी 10 ये तो ये हो गया 2 × 0.511, क्योंकि 10⁶ बाहर लेनी है। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि यहाँ भी 6 है ना। तो देखो 3 तो है ही 511 में, एक तो किलो की 3 तो है ही, और एक पॉइंट यहाँ लगा दो तो 6 हो जाएंगे ना फिर पावर, तो वो 6 ये वाला। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये हो गया 1240, ये नैनोमीटर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं कैलकुलेशन आसान करवा रहा हूँ भाई तुम्हारी। ये वाला देखो 10⁶ ये रहा, एक 6 यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो 10⁶ क्या आ गया बाहर। तो बोलो हाँ या ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंदर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बाहर आ गया। अरे आया नहीं आया, ये तो काटने पड़ेंगे इनकी सबकी वैल्यू रख के, मैं आपको शॉर्ट करवा रहा हूँ। फिर यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1, ये बचेगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका आपका 1.022। क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल। तो ये वाला आपका ये बचेगा। और जब इसको देखो, इससे इसको आप उड़ा सकते हो, अरे हाँ या ना, 10⁶ है, ऊपर जाके फर्मी में चला जाएगा। अरे चला जाएगा क्या, तो रहना ये वाला, ये हो जाएगा आपका 1240, और ये आपका 10⁻⁻15, सही है। और इसको और सोल्व कर लेना, ये तो हो जाएगा रूट आपका 2.022। इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, √2 का मान कितना आता है 1.14, तो ये 1.15 के आसपास आ जाएगा। और इसको जब सोल्व करोगे तो जो भी आंसर आए वो आप लिख लेना आपका, ठीक है। छापो इसको, इनको छाप लो, पहले इसको छापो, एक ही कराएगा भी, वाह, छापो तो फिर इसको। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, ये वाले टाइप वाले पूछेगा नहीं आपसे, ये वाले नहीं पूछेगा पेपर में, मुश्किल है, वो पूछेगा आपसे, वो वाले सस्ते सुंदर, है ना। ये क्यों करा रहे हैं भाई, आप कम से कम डिफरेंस क्रिएट कर पाओ दोनों में, अरे हाँ या ना। तो एक क्वेश्चन में आप डिफरेंस क्रिएट कर लोगे ना। फिर जब मैं कभी आपसे टेस्ट लूंगा तो मैं तो कुछ भी पूछ सकता हूँ, माई पेपर,
माय रूल। अभी कविता को लग रहा है हमारा पेपर है तो हमारा भी रूल है, हम भी नहीं आएंगे। घर बैठ के सोल्व करेंगे फिर उसको दूसरे दिन ले जाएंगे। फिर आएंगे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद थी आप मुझे आपसे। हिमांशु तो पक्का देगा पेपर, है ना हिमांशु? रहने दे, अभी ऑनलाइन चल रहा है, नहीं बच्चों को बता देता मैं। लो। वो इतना टाइम लगता है, लिख लो अब फटाफट, अभी गुणा भागी तो कर कर लेना। बोल नहीं आपने क्यों किया, अब की बार मैं गुणा भाग पूरी करूंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा फॉर्मूला लगा के। ये सही था। ये तो कर लो, इतना सा तो कर लोगे ना आप। ये तो कर लोगे ना घर जाके, हाँ इतना सा तो कर ही लेना। तो ये सही है, बोला हम भी कॉपी में ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें क्या पड़ी है करने की। बच्चे भी गुंडे हो रखे हैं आजकल के। चले आगे। इससे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है पार्थ तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं कराया जाए। अब चले। कुछ हुआ अभी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और रूट तो पढ़ा, लग रहा है इस पे है ही नहीं। चले बच्चों आगे। छापो। ये वाला देखो। ओह, ये तो बड़ा ही ज्यादा लिखा गया है ना। कोई बात नहीं, लेकिन है बहुत छोटा। कोई इज्जत नहीं है इसकी। कॉमेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू वन है। देखो एनर्जी कितनी है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसका मतलब आपकी सिंपल है, ई लिख लो यार, वो के लिख दो, एक ही बात है ना। कि आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। वन यानी मेगा मतलब 10 to 6, और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ या ना, सही है ना। इसका मतलब आपका वी का मान यहाँ से क्या होगा, ई बराबर क्या होता है आपका, क्यू वी। तो यानी कि वी का मान कितना, 10 to 6। अरे बोलो हाँ या ना। प्रोटॉन के लिए मैंने क्या लिखवाया था, अच्छा आपको पेपर में ऐसा सीधा नहीं लिखना कि प्रोटॉन के लिए मैंने इतना लिखवाया था, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको लिखना है हमने वैल्यू भी रखी है, फिर हमने सोल्व भी किया है, आया ही है। अरे हाँ या ना, थोड़ा ठीक लगे उसको, नहीं उसको लगेगा टीचर ने सब इनको जुगाड़ करके दिया है, पूरा पूरा प्रबंध करके दिया है इनको। अरे हाँ या ना, ये वाला सही। ये देखो, ये आर यू में आया हुआ प्रश्न है। ऊपर गया तो 12 आएगा, 10 to 3, ऊपर जाएगी 13। अरे हो गए क्या, ये लो, 10 to 13 मीटर। लेमडा का मान और लिख लो। अगर इसको मैं एक इधर खिसका लूँ तो 2.86 × 10⁻⁴ और -10 को लिख दूँ एंगस्ट्रॉम। अरे बोलो हाँ या ना, सही है ना। अरे देखो 13 थी, एक पॉइंट इधर खिसका दिया, 14 हो जाएगी। 4 इधर लिख दी, 10 एंगस्ट्रॉम में लिख दी, सही है। हाँ, पहले तो प्रश्न भी लिखना है तुम्हें ना। यस, मैंने प्रश्न पहले ही लिख लिए, तुम्हारी तरह नालायक नहीं हूँ मैं।
चले आगे। और इसमें क्या लिखना है, चार नाम तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये एच सी का मान याद कर लेना भाई। या फिर चले आगे। लो, इधर आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए थर्मल न्यूट्रॉन हैज ए स्पीड करस्पॉन्डिंग टू एवरेज थर्मल एनर्जी एट द टेम्परेचर टी, दैट इज 300 केल्विन, और कॉम्यूट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको पहले ही पता लग गया न्यूट्रॉन है। अरे क्या है, न्यूट्रॉन। मैंने बताया था न्यूट्रॉन वाले केस में आपका फॉर्मूला 2m e ये वाला लगता है ना। अरे हाँ या ना। ई आपको दे रहा है वो कितना, टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, आपको केबीटी। बट एक चीज यहाँ पे कहानी इंटरेस्टिंग ये है कि ये इन थर्मल न्यूट्रॉन हैज स्पीड करस्पॉन्डिंग टू द एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2। अरे कितनी होती है, 3/2 केबीटी। सही है, तो यहाँ से रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2m × 3/2, और ये आपका केबीटी, इससे ये गया, ये हो जाएगा आपका 3m केबीटी। अरे बोलो हाँ या ना। ये आपका 6.6, 6 × 10⁻⁻34, ये आपका 3, मास हो जाएगा 1.675, 10⁻⁻27, और ये आपका 1.38 × 10⁻23। तो टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। सोल्व करो भाई, कितना आ रहा है, देखो 23 और ये 50 हो गया क्या मामला, 50, 25 बार आ गई, 25 बार आ गई, माइनस की ऊपर जाएंगे प्लस की, और 25 में से तो ऊपर आ जाएगा 9, कितना, 9, 9, और ये दो बाहर आ जाएंगी, तो एक ऊपर चली जाएगी, 8 हो गया, 10⁻⁸ सही है। और ये आ जाएगा 6.626 इंटू, और ये आपका हो गया, ये तो आपका 9 हो गया, टू 1.675 और 1.38। करो सोल्व, कर लोगे ना इतना तो होशियार बालक। करो फटाफट। छापो भी फटाफट। कितना आएगा, 20.80, और इसको जब बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 8, और ये आपका 20 अच्छी जो 80 है, ये 12 है, 4.56 है ना, और ये आप डिवाइड, है ना, ये मीटर में चल रहा है। गुणा भाग भी मुझे ही करके देनी पड़ रही, बताओ।
ये 10 होगी ना। हाँ, क्योंकि एक ये पॉजिटिव है ना ये, क्योंकि एक यहाँ से निकलेगी ना ये 300 वाली, भाई ये वाली, तो ये 48 ही बचेंगे, 48 में से 12 आएंगे 24, 10 बचेंगे। ओके, ये वाला, और इसका जगह 1.45, और 10 को लिख दोगे एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब दिया, इसको चले आगे भाई, है ना। तो ये जो है अपने डी ब्रोगली वाले के क्वेश्चन हो गए। अब अपने जो क्वेश्चन है वो एक फोटो इलेक्ट्रिक के बचे हुए हैं थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत कॉम्पटन के बचे हुए हैं, भी करेंगे अपन। पर लेकिन उससे पहले जो है अपन एक चीज जो अपन करना चाह रहे हैं वो है जर्मर डेविशन एक्सपेरिमेंट। क्या आपका जर्मर डेविशन एक्सपेरिमेंट, अब ये है क्या, वो अपन देखो। जब ये वेव नेचर और आपका पार्टिकल नेचर की जो ये सब बातें हो रही थी, तो जैसे आपका कॉम्पटन इफेक्ट है, ये सब चीज़ें जो है, ये फोटो इलेक्ट्रिक है, ये मैंने बताया कि आपको किसकी समर्थन करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, ये आपका पार्टिकल नेचर। अरे हाँ या ना। पर ये वेव नेचर का जो है, इसके कोई जो है अपना एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं। तो बाद में जो है ये जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट किया, जो आपका इलेक्ट्रॉन के जो है वेव नेचर का आपका क्या करता है, सपोर्ट करता है कि भाई ऐसा जो है वेव नेचर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना। और इसका जो सेटअप था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और अगर सेटअप याद हो गया तो फिर पूरी थ्योरी अपने को वैसे भी याद हो जाती है। तो पहले जो है अपन इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, और फिर मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे हाँ या ना, है ना। देखो, फिर डायग्राम के बारे में दो चार बातें लिखेंगे अपन, है ना। पहले सुनो। आ, जैसे ये एक आपका, आप ऐसे समझो, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन गन होता है। अरे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन। गन कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया, सही है। और ये वाला, ये आपका इलेक्ट्रॉन गन, ये जो है यहाँ से ये आपका प्लस वोल्टेज पे होता है, और यहाँ से जो ये वाला जो है, यहाँ एक स्लिट लगी हुई होती है, यहाँ पर आपकी स्लिट्स लगी हुई होती स्लिट्स लगी हुई होती ये जो है, ये आपके माइनस पे होते हैं, और दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है, वी। अरे हाँ या ना, ये वाला। तो यहाँ से जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये वाला। और यहाँ जो है वो आपका एक निकल का क्रिस्टल रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था है, अरे बोलो, निकल क्रिस्टल। ये इस पे जो है ये आपका आपतित होता है, ठीक है ना। ये आपका इस पे इंसिडेंट होता है, यहाँ जो है एक स्केल लगा हुआ होता है, ऐसे, ये वाला। इस पेन में भी गड़बड़ी है, कभी कैसे चलता, कभी कैसे। अब उधर से भी ऐसे ही चल रहा है, ये पेन सच में, पेन पेन बचा नहीं है। कलर कलर खेल रहा हूँ मैं।
सही लग रहा है? दिख रहा है ना? हाँ ये वाला, 1 2 3 4। स्केल बना रहा हूँ मैं ना, ताकि थोड़ा सुंदर लगे। मजा नहीं आ रहा? मुझे तो आ रहा है। ऐसे होता है ना, बीच में एक बड़ी लाइन होती है, ये देख लो, ये फिर वैसे ही चला है। तो ये कभी कभी भूल जाता है कैसे चलना होता है ना, ये वाला। ये आपका स्केल है। और यहाँ पर जो है वो आपका एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है। अरे क्या लगा हुआ होता है? डिटेक्टर। अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ जो आपका एक ये डिटेक्टर लगा हुआ होता है। वापस हमारा वाइट ही चल रहा है, ये वाला, ये डिटेक्टर लगा हुआ है। अब यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ आता है यहाँ पर, और ये वाला, और ये जो एंगल है ये आपका फाइंड कर लिया जाता है, क्योंकि स्केल लगा हुआ है तो एंगल तो स्केल ही बता देगा, है ना? ये वाला। और ये जो है ये आपका है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अरे क्या है? ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है। क्या है? मेले वाली नहीं है, 50 रुपए वाली नहीं है, ना? ये आपका क्या है? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टेड बीम। और ओह, ये क्या है आपका? स्केल। सही है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। अब ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, तो यहाँ से जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वोल्टेज है तो आपका इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल रखा जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन आपके निकले हों, और इस वोल्टेज को जो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है, वोल्टेज थोड़ा हाई रखा जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है। और इलेक्ट्रॉन जब निकलने शुरू होते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक, तो ऐसा एक बीम बन जाता है। अरे क्या बन जाता है? बीम। और वो जो है वो सीधे हो जाए, एक ही लाइन में अरेंज हो जाए, इसलिए यहाँ पर स्लिट लगी हुई होती है। अरे ये क्या है? ये क्या है? स्लिट। ये आपका। और यहाँ से जो है ये निकल क्रिस्टल पे गिरता है। निकल के क्रिस्टल पे जैसे ही आपतित होता है, यहाँ से जो है ये डिफ्रैक्टेड हो जाता है, विवर्तित हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? विवर्तित। और यहाँ से जो है इसका एंगल जो है ये मेजर कर लिया जाता है, और ये जो है यहाँ पर जो है इसको बाद में यहाँ पर डिटेक्टर में जो है डिटेक्ट कर लिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि जो ये आपकी जो वेव, जो ये डिटेक्टेड डिफ्रैक्टेड जो बीम है, इसकी इंटेंसिटी कितने एंगल पे और कितने वोल्टेज पे क्या है? मैक्सिमम है। अरे कितने कितने वोल्टेज और कितने पे उस पे क्या है? मैक्सिमम है। फिर ये जो निकल का क्रिस्टल है, तो ये आपका सॉलिड का मटेरियल है। अरे सॉलिड ही तो है एक प्रकार से। तो आपका ब्रेक की इक्वेशन आपने पढ़ी है, वहां से देखो, 2d sin θ = n λ। तो वहां से जो है थीटा अगर अपने पास आ जाए, थीटा अपने पास आ जाए, और डी क्या होती है? निकल क्रिस्टल के बीच की दूरी। तो वो यहाँ से निकल क्रिस्टल के बारे में अपने को पता होगा थोड़ा बहुत, और अगर कैलकुलेट करें तो कुछ लेमडा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और पहले उच्चिष्ट के लिए, यानी कि प्रथम मैक्सिमा के लिए एन का मान 1 कर लेंगे, और अपन लेमडा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा, यहाँ जिस वोल्टेज पे जितना वो आएगी, यहाँ मान लो कि 54 वोल्ट पे, वैसे फिक्स है 54 वोल्ट पे ही आती है। जैसे 54 वोल्ट पे मान लो कि ये मैक्सिमम आ रहा है, तो 54 वोल्ट पे, और ये है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला हम काम में लेके, और जो वोल्टेज की जगह 54 रख दें, तो फिर एक वो आ जाएगी लेमडा। तो दोनों लेमडा को हम आपस में कंपेरिजन करें, और दोनों का मान अगर एक जैसा आता है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये एक्सपेरिमेंट अच्छा था, और इसने जो ये प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। अरे हाँ या ना? तो पूरी कहानी समझ गए ना मोटी मोटी तुम क्या है ना? तो ये आप एक बार थोड़ा डायग्राम उतारो। आप 12th क्लास में पढ़ा है तुमने इसको? अच्छा देखो, एग्जाम में मैं अभी तुम्हें ये बातें नहीं लिखा रहा हूँ, देखो। एग्जाम में तुम इसके ऐसे भी कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे लिखना है। देखो, ये जैसे एक गन है,
इलेक्ट्रॉन गन है, लिखते लिखते सुनो तो। इलेक्ट्रॉन गन है तो तुम इसके लिख सकते हो कि एपरेटस के भाग कौन कौन से होंगे, मेन पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन इज ए डिवाइस विच जनरेटेड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हो ना ऐसे। तो ये तुम्हें खुद ही लिख सकते हो, है ना। फिर जैसे निकल क्रिस्टल क्या है, डिटेक्टर क्या है, तो ये बातें मतलब लिखवाने वाली नहीं होती, ये बच्चों को लिखाई जाती हैं। अपने तो मेन मेन मुद्दा मुद्दा करेंगे, समझ गए ना। और वैसे इतना हो जाएगा ये कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3-4 पन्ने भर जाए तो बहुत है। तो वैसे भी फालतू की चीज़ें लिखने की कोई जरूरत है नहीं, समझ गए ना। बता देना उतर जाए तब, है ना। तब आगे चल पड़ेंगे। कल की छुट्टी चाहिए क्या? चाहिए? मैं बताओ, मेरे को चाहिए तो। मेरे को काम है इसलिए। बोलो छुट्टी मत दिया करो, फिर आप एक दिन में ही निकालते हो पूरा है। थोड़ा सर, में ये आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि ना की जाए, बट एज पर शेड्यूल करनी ही पड़ेगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या मैं सही हूँ यहाँ पे? लिखे आगे, हो गया ना। चलो आगे। देखो, यहाँ से देखो। डी ब्रोगली परफॉर्म्ड ए experiment to explain wave nature of electron, है ना। और वो आपका क्या है, जर्मन डेविएशन का ये आपका प्रयोग। वेव नेचर है, ध्यान दो, मैंने पार्टिकल नहीं लिखा है, पार्टिकल नेचर अलग है, समझ गए ना। ये वेव नेचर कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया, आर यू में नहीं, कंपटीशन वाला में। जर्मन डेविएशन का जो प्रयोग है वो किस प्रकृति के लिए किया गया था, तो वेव नेचर, क्योंकि पार्टिकल की कैसी ड्यूलिटी होती है। पार्टिकल लिख देता हूँ, हैविंग ड्यूल नेचर, समझ गए ना। अच्छा, ये फिर आप ऐसे बोलो कि सर अगर हर प्रकार की जैसे वेव है, अगर उसकी ड्यूल नेचर होती है, तो जो क्रिकेट की बॉल है, मेरी बात सुनो ऊपर देख के, क्रिकेट की जो बॉल है वो भी तो कोई फेंक ही रहा होता है। अरे कोई फेंक ही रहा होता है,
तो उसके साथ भी तो एक वेव होनी चाहिए ना, अरे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और वो वेव तो फिर उसका पार्टिकल नेचर तो खुद है ही, और वेव भी होनी चाहिए भैया, ऐसा तो आप बोल ही रहे हो, और वो भी एक पार्टिकल ही तो है। अरे हाँ या ना? तो क्या ये मेरा कथन सत्य है? ये हिमांशु बताएगा, नहीं बताएगा? हाँ। अरे फिर वहीं अटक गया तू, किसका बच्चा है तू? यहाँ देख, वेवलेंथ के लिए होता है लैम्डा बराबर ये एच बाई पी, लैम्डा बराबर आपका एच बाई एम वी। समझे नहीं समझे? अगर मैंने बोल दूं मैं क्रिकेट की बॉल मैं फेंक रहा हूँ, तो मैं कितने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक सकता हूँ? कितना? क्रिकेटर कितने की स्पीड से फेंकते हैं? मान लो कि 100 लगा लो अपना, तो है ना, 100 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा तो है ना, 200 फेंक लेते होंगे क्रिकेटर, इससे ज्यादा तो नहीं फेंक पा रहे होंगे ना। बस मशीन से फेंकोगे तो 1000 मान लो, इससे ज्यादा थोड़ी। मास कितना है बॉल का? तो बॉल कम से कम 100 ग्राम की तो होती होगी, अरे 100 ग्राम की तो होती है ना? हमारे जो घर पे बॉल होती है ना, वो आधा आधा किलो की भी होती है, पूछो क्यों? हम जांगीड़ है ना, लोहे की होती है हमारे, है ना? 100 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻1 kg। अरे बोलो हाँ या ना? सही है ना? सही है। अब अगर इतना हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करो, 6.626 इंटू 10⁻−34 अपॉन, ये हो गया 10⁻−1, और ये हो गया 10⁻2, ये हो जाएगा आपका 6.626 इंटू 10⁻−1, और ये 35। सही है क्या? ये आ गई वेवलेंथ। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा सुनो आप। मुद्दा ये है, 10⁻−15 मीटर के ऑर्डर की घटनाएं जो है न्यूक्लियस में हो रही होती हैं, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देती, और तुम चाह रहे हो तुम -35 वाला देख लो। अरे क्या पॉसिबल है? नहीं तो है, होती तो है उसके साथ, पर वी कैन नॉट सुटेबल टेक्निक टू सी दिस टाइप ऑफ इवेंट। अरे हाँ या ना? तो होती तो है पर दिखती नहीं, उसका रीजन पता लग गया ना आज? लग गया, बस। तो ये सब थी फालतू की बातें, है ना, इसको तुम ज्ञान समझ सकते हो। जब तुम कभी पढ़ाओगे, तुमसे बच्चा पूछ ले तो तुम क्या बताओगे? बोलोगे हमें नहीं पता, हम क्रिकेट नहीं खेल। चलो देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ओ, ये इलेक्ट्रॉन बैठे रहने के लिए नहीं है, अब उतारो साथ साथ, है ना। ये इलेक्ट्रॉन बीम इमर्ज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन एंड इंसिडेंट ऑन निकिल, ओ, किल का मिकिल हो गया है, किल क्रिस्टल, देन इट रिफ्रैक्टेड एट एंगल फाई, फाई
आगे चलें। देखो ये वाली बात यहाँ तक हो गई है ना। फिर मैं लिखूं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल टर्म्स इज ना, और ये आपका डी बराबर आपका 2.115 माइनस। ये आपकी वो निकल क्रिस्टल क्या होता है डी। ठीक है, चलो यहाँ से देखो आप, ये आपका जैसे मान लो कि निकल के क्रिस्टल। अब थोड़ी सुंदर सी पेंटिंग करूंगा मैं, ये कर लूँ ना, तुम मना करोगे तो भी मैं करूंगा। ये देखो, ये वाले जैसे निकल क्रिस्टल के अंदर एटम्स होते हैं, अरेंजमेंट ऐसे ही तो होते हैं। अरे बीसीसी एफसीसी ऐसे ही तो होते हैं, है ना ये वाले। अब यहाँ से देखो आपका जो है, ये मान लो कि ये जो है निकल क्रिस्टल से ये जैसे वेव इंसिडेंट और ये वो, अरे हाँ या ना, और ये हो गया आपकी डिफ्रेक्टेड। अरे बोलो यही तो एंगल है वो फाई, अरे यही तो एंगल है वो फाई, सही है ना ये वाला। अब यहाँ से देखो, सही है ना ये वाला, ये निकल क्रिस्टल के एटम है। ये जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऐसे हर पार्टिकल वो डी है ना, स्मॉल डी डिस्टेंस ये वाली आपका। यहाँ से अगर देखो तुम, यहाँ से अगर इसको मैं यहाँ में से मिला दूं ऐसे, तो एक चीज समझते हो तुम कि यहाँ से ये डी है, और ये जो एंगल है ये वाला आपका, ये वाला, ये वाला, ये मान लो मैं थीटा बोल दूं, ये वाला आपका एंगल जो है वो आपका थीटा है। तो ये देखो ये टोटल कितना है, 90 है ना, टोटल 90 है। अगर मैं यहाँ से देखो एक और जैसे यहाँ से एक छोटा सा और निकाल दूं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। अरे बोलो हाँ या ना, और ये भी कितना हो जाएगा 5/, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, अरे है नहीं है, ये वाला एक तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है ना, 90, 90 हो गया ना। और इसी एंगल को मैं बोल दूं ये कंप्लीट एंगल ही आपका क्या है थीटा, ये कंप्लीट एंगल ही क्या है थीटा, है ना। तो एक इक्वेशन जो लास्ट में जो बनती है वो आपकी बनती है कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस आपका 5/2। अरे बोलो हाँ या ना, सही है। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये एंगल आपका 5/2, तो इसको जैसे ऐसे आगे बढ़ाऊं ऐसे ये वाला, ये एंगल आपका 5/2, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये यहाँ से 5/2 है तो इसको ऐसे आगे बढ़ाया, तो ये आपका जैसे 5 ये पूरा 5 है तो ये 90 - 5, आगे बढ़ाऊंगा 90 - 5, ये 90 - 5 है, तो यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाऊँ, और फिर आपका अगर यहाँ पे एक और लगाऊं तो ये वापस 90, तो ऐसे करूंगा तो ये 5/2 का एक वापस से आ जाएगा। तो ये जो मान है आपका ये वाला, इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है ये वाली आपकी, 1 मिनट ये वाली, तो जो इसकी वाली जो ये डी है वो आ जाएगा कैपिटल डी का, जैसे स्मॉल डी जो है वो आ जाएगा कैपिटल डी का साइन। ये जो है इसको कैपिटल डी बोल दूँ,
है ना। तो ये जो डी है आपका वो आ जाएगा डी बराबर आपका साइन, सॉरी, डी बराबर डी साइन 5/2, जैसा अपन उसमें कैलकुलेट करते हैं। अरे उसमें कैलकुलेट करते हैं ना अपन, लगा के, है ना, कि साइन कोस लगा के अपन करते हैं, साइन लगाएंगे तो फिर अपन, जैसे मान लो यहाँ पे एंगल 5/2 बन जाए ये वाला, तो जैसे इसको मिलाएंगे अपन, ये वाला, ये वाला आपका, ये तो हो जाएगा आपका एक एंगल, जैसे ये तो आपका डी हो गया, वो आपका स्मॉल डी हो गया, फिर दोनों को जो साइन निकालेंगे तो ऐसे होता है ना, ये वाले। तो ये दो आपको रिलेशन इससे बनते हैं। ये डायग्राम में अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको यहाँ तो ये समझना होता है कि अपने को जो है ये वाला एंगल मांगता है, ये वाला चाहिए, तो कितना, ये टोटल 90, तो 90 माइनस, ये आपका थीटा बोलते हैं इसको, आपका ये वाला क्या बोलता हूँ मैं, थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कंप्लीट 90 है, 90 में से 5/2 चला गया। अब ये जो आपका जो डी है, ये वाला स्मॉल डी, ये जो चाहिए होता है, तो ये देखो ये 5/2, ये ऐसे, और यहाँ से अगर ये लंब डाल दूं यहाँ से, तो ये भी 5/2। देखो करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, ये भी कितना आपका 5/2, अरे हाँ या ना, ये भी आपका 5/2। अब ये 5/2 और ये भी 5/2, और जो ये आपके जो है, यहाँ से अगर मैंने साइन 5/2 निकालना हो मेरे को, ये साइन 5/2, जैसे ये तो आपका 90 हो ही जाएगा, ये वाला। अगर मुझे यहाँ से साइन 5/2 निकालना हो, तो कैसे निकलेगा साइन 5/2, लंब बट्टा कर्ण, अरे बोलो हाँ या ना, क्या मैं, एम आई राइट। तो यहाँ से अगर ये 5/2 पढ़ो आप, यहाँ से ये हो गया इसका लंब, और ये कितना हो गया कर्ण, अरे है नहीं है, ये लंब जो है ये इसका, ये जो डिस्टेंस है दो एटम के बीच की, ये तो आपका हो जाएगा डी, मानो इसको ना, और ये आपका कैपिटल डी, ये वाला कैपिटल डी, ठीक है, ये वाला सब क्या है कैपिटल डी। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन 5/2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डी बाई, वो वाला हो गया ना, ये वाला थोड़ा सा समझ में आ गया ना, थोड़ा सा हल्का सा बस। ये दो इक्वेशन भी अगर तुम्हें याद रह जाएंगी तो फिर ठीक है मामला, है ना। यहाँ से अब देखो, यहाँ से अब तुम्हें पता लग गया है कि डी बराबर आपका कितना होता है, डी और साइन 5/2, और आपका थीटा बराबर आपका 90 माइनस 5/2। पाई का मान कितने पे मैक्सिमम आ रहा है, 50 डिग्री पर, तो आपका थीटा का मान कितना होगा, 90 माइनस आपका 25, 50/2 ही कर देता हूँ एक बार के लिए, 50/2, और ये हो जाएगा आपका 65, अरे कितना हो जाएगा 65, तो ये 65 तो डिग्री हो गया, अरे सही है। और आपका डी का मान कितना है, 2.15 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये आपका स्मॉल डी निकालोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल डी निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.15, है ना, और एंगस्ट्रॉम इंटू आपका साइन, और ये आपका फाई का मान 50, तो ये आपका 25 हो जाएगा डिग्री, है ना। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.91 एंगस्ट्रॉम, अरे कितना आ जाएगा 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये मान याद कर लेना भैया ना, ये क्योंकि साइन 25 के लिए सब याद नहीं रहेंगे, हमें भी याद ही है, तो तुम भी याद ही कर लेना, ठीक है। ये वाला आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रोम, देख लो, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि निकल क्रिस्टल पे जो आपका जो ये डिफ्रैक्शन होता है वो आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन जैसा ही होता है, ये बात लिखाऊं क्या, है ना। तो फिर ब्रेक लो तभी तो लगेगा, है ना, ये ब्रेक लो। तो ये आपका आप जानते हो कि आपका n 2d साइन थीटा बराबर क्या होता है, n लैम्डा, अरे हाँ या ना। तो n बराबर 1 फॉर मैक्सिमा, गुड़िया साथ साथ मत उतारे गुड़िया, चोरी लिखना ही होती है बस साथ साथ, ये वाला। और ये हो जाएगा आपका 2d साइन थीटा बराबर आपका लैम्डा, अरे हाँ या ना। थीटा आपके पास है, अब थीटा कितना है 65, 2, और ये आपका 0.91, और ये आपका साइन 65, रखो मान, ये वाला। और अगर ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका मान आएगा 1.65 एंगस्ट्रोम, ये वाला। एक बार ये छापो, ये लिख लिया, फटाफट लिखो।
हो गया? कर लिया? चलो, ये डायग्राम ये हाथ में उतार लेना। ये पहले एक काम करो, उतार लो इसको। लाइट वाइट का कोई भरोसा नहीं, उतार लो। देखो, अगर इतना सही से नहीं बने ना तुम्हें डायग्राम, तो तुम फिर वो लास्ट में याद रख लेना ना। ऐसे तो मैंने बनवाने की कोशिश की है, बना भी होगा शायद, वो बना भी लिया। अब बस साथ साथ उतारने का नतीजा। हेलो हेलो, आवाज़ तो आ रही ना? तो पता लगे अपन पूरा गा दिए। आ रही, आ रही। क्या? हाँ, लेकिन वो आगे फिर मैंने रिवाइज करा दिया। नहीं, 20 मिनट नहीं आई थी, इससे ज़्यादा तो नहीं। लाइव लेने में मज़ा तो नहीं आता, नहीं आता ना? ये भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। चले आगे। देखो, ये आपका, ये वाला ये उतार लेना बाद में, रुको एक बार, मैं और लिख देता हूँ। है ना, ये हो गया आपका। तो ये आपका इतना एंगस्ट्रॉन्ग आ रहा है ना? पर देखो, है ना, और इलेक्ट्रॉन आपका लैम्डा कितना होता है? 12.27। अरे, ये तो लिखवा दिया ना अब तो मैंने, क्यों रटने हैं इनको, डायरेक्ट लिखो। ये वाला। और वी का मान कितना है? 54 वोल्ट। लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? 12.27, 10⁻−10, आपका रूट 54। मान कितना आ जाएगा? 1.67 एंगस्ट्रॉम। क्या दोनों मान देखो लगभग सेम सही है क्या? अरे सेम सही है ना? तो इसका मतलब क्या है? तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वल तो एविडेंस एविडेंस ऑफ वेव नेचर। लो छापो। हो गया? चले आगे। चले ना? क्यों?
इतना तो है ही नहीं बोर्ड पे। तो छापो। क्यों नेटवर्क नहीं चल रहा? कनेक्शन कैसे बता रहा है? चल तो रहा है, क्लास तो आ रही है। हाँ पागल हो गए। चले आगे। तो क्या बोलते हो, आज कॉम्पटन के उनके न्यूमेरिकल और करा दें? ऐसा क्यों? हो गया? तो ये लाइन और लिख लो एक, इस- ये इतना सही लिख, बढ़ा दे फिर। देखो अब एग्जाम में आएगा ना ये वाला, तो देखो वैसे तो कोई कम नहीं है, छोटा नहीं है ना? ये देखो, नहीं है ना, खूब बड़ा है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें छोटा लगे और तुम और ऐड करना चाहो, तो ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम इलेक्ट्रॉन गन के बारे में लिख सकते हो, क्या करती है, निकल क्रिस्टल के बारे में लिख सकते हो, है ना? डिटेक्टर के बारे में लिख सकते हो, जो बीम को डिटेक्ट करता है, संसूचित करता है ना? ये स्केल के बारे में लिख सकते हो, है ना? ये तुम लिख सकते हो। और तुम लिख सकते हो कि हमने जो है यहाँ पर एक पावर सप्लाई भी ऐड कर रखी है ना? तो ये सब बातें तुम लिख सकते हो, और वो किस में आ जाएंगे? पार्ट ऑफ डायग्राम, है ना? पर ये सब अपने 12th क्लास में पढ़े हैं, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्वांटम पढ़ना है, समझ गए ना? इसलिए मैंने जो क्वांटम के हिसाब से जो जरूरी था वो करा दिया। ठीक है? तो अपन जो है बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में जो है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है अपन वो पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपकी यूनिट का एक पार्ट पूरा हो चुका है। ठीक है?